देखो बेटा, अरेनियस इक्वेशन हमने देखी थी। तो अरेनियस इक्वेशन में हमने देखा था, और है नहीं, अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन में हमने देखा था, हालांकि ध्यान देना ये पोर्शन जो है सीबीएसई से डिलीट हो गया है, लेकिन हम फिर भी कर ले रहे हैं क्योंकि छोटा सा है, 5-7% का ही है। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ चीजें और कर लेंगे। तो अरेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। तो अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अरेनियस ने जो इक्वेशन दी थी वो क्या किया था, अरेनियस ने रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताया था। किसके साथ रिलेशन बताया था, टेम्परेचर के साथ और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। टी क्या है, टी है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इन केल्विन। तो टी टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इन केल्विन है। ई क्या होती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अलग अलग रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है। और के हमें पता है क्या है, रेट कांस्टेंट है। अगर वैसे सीधे तौर पे बोले तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर वैसे ही बोल दें तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। रेट कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी के। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप क्या करते हो, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करते हो, एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप इंक्रीज करते हो यानी किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट कम होगा, वो रिएक्शन धीरे धीरे चलेगा, स्लो स्पीड से प्रोसीड करेगा। अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो उसका रेट कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। वो रिएक्शन फास्ट स्पीड से क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। जो कैटलिस्ट होते थे वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते थे, डिक्रीज करते थे, जिससे रेट कांस्टेंट क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता था। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। और हमें पता है वो ऐसा कर पाते थे क्योंकि वो रिएक्शन के पाथ को ही अल्टर कर देते थे। जो रिएक्शन का पाथ होता था, मान लिया ये रिएक्टेंट होता था और ये क्या होता था, प्रोडक्ट होता था, तो ये विदाउट कैटलिस्ट अगर चल रहा था जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ई होती थी, तो ये विदाउट कैटलिस्ट वाला पाथ था जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया। इसमें जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो AC1 बन रहा था। लेकिन कैटलिस्ट अगर होगा तो वो पाथ को अल्टर कर देगा, तो पाथ अल्टर कर देता है तो अलग टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, ये जो सेकंड पाथ हुआ, जो ये सेकंड पाथ आया ये वाला, ये सेकंड पाथ जो है ये विद कैटलिस्ट वाला पाथ है। क्या है, विद कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट ने पाथ अल्टर कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अरेनियस की जो इक्वेशन है वो देखते हैं। अरेनियस ने क्या बोला था, अरेनियस ने बोला था K इक्वल टू क्या होता है, A E की पावर माइनस E अपॉन में RT, E की पावर माइनस E अपॉन में RT। हमने इसमें जो चीजें हैं मैंने बता दी थी, K A E E RT यही है। तो देखो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वैल्यू आपको पता ही है। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है और वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट होती है। ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है क्योंकि एनर्जी के अपोन में क्या है, R है। तो वैसे तो R की और भी यूनिट होती है पर यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी के अपोन में R है। ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी के अपोन में R है, तो जो यूनिट डालेंगे वो ये वाली यूनिट वाली वैल्यू डालेंगे। अलग अलग यूनिट में वैल्यू अलग अलग होती है इसकी। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये आपका एक्सपोनेंट होता है तो हटा ही दो। ए आपका अरेनियस कांस्टेंट होता है, तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अरेनियस कांस्टेंट अलग अलग होता है। हालांकि अरेनियस कांस्टेंट दिया होगा तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें अरेनियस कांस्टेंट की जरूरत ना पड़े। तो ये तीन चीजों पे ध्यान देना है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है और टी आपका टेम्परेचर है, के रेट कांस्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी जो है वो जो आएगी वो जूल पर मोल में आएगी, ठीक है। और जो है रेट कांस्टेंट तो आपको पता है, रेट कांस्टेंट तो आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। वैसे ज्यादातर ये जो दिए होंगे डाटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दिए होंगे, ठीक है। टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, ये हमने देख लिया था। इस इक्वेशन ये अरेनियस ने दी थी, पर ये इक्वेशन हम
यूज नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये जो है इसमें एक्सपोनेंट आ रहा है, उसकी पावर नेगेटिव में है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग यूज करके इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला हमें यूज करना होता है वो लॉग लगा के यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, k इक्वल टू क्या था, k था इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में क्या है आर टी है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे और नेचुरल लॉग यूज करेंगे बेटा, नेचुरल लॉग, नॉर्मल लॉग नहीं। नॉर्मल लॉग की तो बेस 10 होती है और नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, तो हम बेस ई वाला यूज करते हैं। तो नेचुरल लॉग, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग नेचुरल इधर भी क्या आता है, लॉग नेचुरल आता है। फिर ये ए है और ये बी है, तो log a इंटू बी क्या होता था, याद करो log a इंटू बी क्या होता था, log k इक्वल टू क्या, log नेचुरल a इंटू बी क्या होता था, log a प्लस log e की पावर माइनस ई ए अपॉन में क्या है आर टी, ये आता था। अगर यहाँ देखते हैं तो log नेचुरल k इक्वल टू क्या होता था, log नेचुरल a प्लस, बेटा जो पावर होती थी वो पावर आगे आ जाती थी, मल्टीप्लाई में आ जाती थी, तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई में आ जाती है, कितनी आ जाती है, माइनस ई ए अपॉन में क्या होता है आर टी, आगे आ जाएगी और लॉग नेचुरल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर हम उस हिसाब से देखें तो अब हम अगर देखेंगे तो लॉग नेचुरल ई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 ही रहने देंगे, तो 1 हटा देंगे, इसको 1 कर देंगे। माइनस प्लस जो है हमारा क्या होता है, माइनस होता है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी भी ये जो इक्वेशन आई है ये अरेनियस इक्वेशन ही है, ये भी बस हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया लॉग यूज करके। लॉग नेचुरल k इक्वल टू लॉग नेचुरल a और माइनस ई अपॉन में क्या है आर टी है, ये है। हम इसमें भी क्या करते हैं बेटा, नेचुरल लॉग नहीं, हम नॉर्मल लॉग की टेबल होती है तो नॉर्मल लॉग यूज करते हैं, और कुछ नॉर्मल लॉग की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो जैसे log 1, log 2, log 3, log 5 और log 10 आपको वैसे ही टिप्स पे ही याद होने चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। log 1 तो 0 ही होता है और log 10 1 होता है, सीधा सा हिसाब है, log 1 0 और log 10 1। बाकी log 2 की बात है तो log 2 0.3010, log 3 होता है 0.4771 और log 5 0.6990। तो ये आपको याद रखना है, log 2 0.3010, log 3 0.4771 और log 5 0.6990। इसको मैं नॉर्मल लॉग में बदलूंगा तो हम नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदलते हैं, तो आगे क्या लगाते हैं बेटा, 2.303 लगाते हैं, तो नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदलेंगे तो आगे क्या लगेगा, 2.303 लगेगा। यही है पूरी इक्वेशन को, अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, इससे डिवाइड कर दिया तो इधर भी डिवाइड करोगे 2.303, क्या हो जाएगा बेटा, तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा log k इक्वल टू क्या था, log a माइनस ई ए अपॉन में क्या था 2.303 आर टी, ये आया था आपका। हमें एक चीज पता है, तो log k इक्वल टू क्या होता है, log a इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी, यही है। आप खुद ही देखो बेटा, ये है, हमें इस रिएक्शन में जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें अरेनियस कांस्टेंट नहीं दे रखा, तो हम इस इक्वेशन को तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या नहीं पता है, अरेनियस कांस्टेंट नहीं पता है। तो अरेनियस कांस्टेंट नहीं पता है, जब टेम्परेचर कितना होगा, जब टेम्परेचर T1 होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 होगा, जब टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। तो टेम्परेचर बदलेगा तो रेट कांस्टेंट बदलेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट K2 है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, इस इक्वेशन में से माइनस कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, सेकंड इक्वेशन ले लिया, इसमें ध्यान देना T2 इज ग्रेटर देन T1 है अगर, तो K2 इज ग्रेटर देन K1 है, यानी T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर से ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट K2 K1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, तो माइनस करते हैं बेटा, तो LHS में से LHS माइनस करेंगे तो log K2 माइनस log K1 ये है, और RHS में से RHS माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, log A माइनस EA अपॉन में 2.303
RT2 ये है, और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, log A माइनस EA अपॉन में 2.303 RT1, यही है। कितना हो जाएगा बेटा, उस हिसाब से अगर हम देखें, देखो ये मैं इसीलिए करा रहा हूँ, सीबीएसई में कट गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उन्होंने बता नहीं रखा कि उन्होंने अरेनियस, उन्होंने बोला है कि अरेनियस वाला कॉन्सेप्ट हटा हुआ। अब अरेनियस पे क्या हटाया है ये उन्हें ये नहीं पता है, ठीक है। न्यूमेरिकल हटाए हैं, पूरा ग्राफ हटा दिया, या उसका फॉर्मूला सब कुछ हटा दिया है, या कुछ चीजें रखी है, कुछ तो नहीं है, पता नहीं है, तो इसलिए मैं सारा ही करा दे रहा हूँ। वैसे भी थोड़ा सा था, और एंट्रेंस में तो काम आता ही है। बाकी जो चैप्टर सीधे सीधे काट दिए गए केमिस्ट्री में, उनकी तो बात अलग है। तो एंट्रेंस के लिए जब आपको पढ़ना होगा तो वही चैप्टर आप दोबारा पढ़ लेना जो चैप्टर इन्होंने काटे हैं, बाकी सारे चैप्टर तो आप पूरे पढ़ो। तो इस चैप्टर में सब कुछ दे ही रखा था, यही छोड़ रखा था अरेनियस, तो मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया ताकि केमिस्ट्री का पोर्शन तो आपका कंप्लीट रहे। क्या हो जाएगा बेटा, अब उस हिसाब से माइनस रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, ठीक है। तो देखो अरेनियस से अरेनियस कांस्टेंट कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, और लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है वो लॉग ए अपॉन बी होता है, तो लॉग K2 बाय K1, लॉग K2 बाय K1 होता है। और इसमें देखो, इसमें से अगर हम देखें, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम देखें तो प्लस था इधर, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ सकता है, अगर आप देखो तो ये कॉमन आ सकता है, अपॉन में 2.303 कॉमन आ सकता है, और R कॉमन आ सकता है। तो ये चीजें कॉमन आ जाएगी, तो 1/T2 रहेगा माइनस का, ये अपॉन में 2.303 R आ जाएगा, तो 1/T1 रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा log K2 बाय K1, कितना हो जाएगा बेटा, ये अपॉन में कितना होगा 2.303 R, और ये आ जाएगा आपका 1/T1 माइनस 1/T2, ये आपका आ गया। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो है हमें T1 T2 टेम्परेचर गिवन होंगे, और K1 K2 रेट कांस्टेंट गिवन होंगे। जब टेम्परेचर T1 होगा तो रेट कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 तो रेट कांस्टेंट K2। टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो गया तो रेट कांस्टेंट K1 से बढ़ के रेट K2 हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। आपको पता है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में दो आते थे, एक तो टेम्परेचर आता था, दूसरा कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, और डिक्रीज करने पे डिक्रीज करता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट जो हो जाता है वो डबल हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। कई बार इसी फॉर्मूले को वो ऐसे भी लिख देते हैं, वो इसमें एलसीएम ले लेंगे, कितना लिख देंगे बेटा, T1 इंटू T2, और ऊपर लिख देंगे T2 माइनस T1। एक ही बात है, चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे उस फॉर्म में लिखो, कोई नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, चाहे ये वाला अप्लाई करो चाहे वो वाला ही अप्लाई करना, 1/T1 माइनस 1/T2, एक ही बात है। एलसीएम लोगे तो यही आना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, द रेट ऑफ ए रिएक्शन quadruples when the temperature change from 293 to 313 Kelvin। करें जो टेम्परेचर है T1, जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 टेम्परेचर 293 केल्विन है, और जो T2 टेम्परेचर है वो कितना है, 313 केल्विन है। तो टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, 293 केल्विन से 313 केल्विन हो गया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्वाड्रपल हो गया, क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया है, क्वाड्रपल हो गया है, तो रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स हो गया होगा। तो जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, जब टेम्परेचर T2 हुआ तो रेट कांस्टेंट K2 हो गया। और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हुआ है तो रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स हुआ होगा, तो K2 जो होगा वो होगा 4 टाइम्स K1। कितना होगा, 4 टाइम्स K1, तो वो 4 टाइम्स K1 होगा। तो कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा है कि भाई 293 केल्विन टेम्परेचर से बढ़ा के 313 केल्विन कर दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्वाड्रपल हो गया। इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या हो गया, क्वाड्रपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो यानी K2 जो, जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 हुआ तो रेट कांस्टेंट K2। टेम्परेचर 20 केल्विन इंक्रीज हुआ है तो रेट कांस्टेंट जो है
रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही वैल्यू डाल देंगे। अब हम कोई बड़ी चीज तो है नहीं, T1 T2 की वैल्यू डालते जाओ कोई, ठीक है। T2 कितना है बेटा, T2 है 313, केल्विन में डालना है टेम्परेचर। T1 कितना है 293, कितना आ जाएगा बेटा डिफरेंस आ जाएगा, ये 20 का आ जाएगा डिफरेंस, तो ये 20 का आ गया। नीचे तो T1 वही रहेगा 293, ऊपर T2 जो रहेगा वो कितना रहेगा बेटा 313, ये आ गया। आर की वैल्यू डालोगे, रेट कांस्टेंट, आर की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसकी वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू है 8.314, तो ये आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखा K2 की वैल्यू डाल दें। K2 जो है वो कितना है बेटा, K2 कितना है, K1 के 4 टाइम्स है, तो K2 क्या होगा 4 टाइम्स K1 होगा, तो ये 4 टाइम्स K1 है, तो K1 से K1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो, ये log 4 है, log 4 को log 2 की पावर 2 लिखते हैं, 2 किधर आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। और log 2 की वैल्यू अगर हम डालें तो log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 0.6020, यही है। और बाकी इन टर्म्स को इधर ले आओ, तो इस टर्म्स को इधर ला रहे हैं, क्या क्या आ जाएगा बेटा 2.303 इंटू 8.314, ये तो आ ही गया। और क्या क्या लेके आ रहे हो, और इसको इसके, ये तो आ ही गया, ये तो इधर आ गए, इसको भी लेके जाओगे, ये भी इधर ही जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 293 इंटू में कितना है 313, ये भी इधर ही जाएगा, और 20 इसके अपोन में आ जाएगा, 20 इसके अपोन में आ जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। मैं एक बार जल्दी से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल का मैं यूज कर लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करके मैं बताता हूँ एक बार जल्दी से। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसे 4-5 करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 293 मल्टीप्लाइड बाय 313 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 multiplied by 8.314 multiplied by 0.6020 और डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20 है, डिवाइडेड बाय 20, तो ये ऑलमोस्ट जो आ जाएगी वैल्यू, जो आ जाएगी सारी डिवाइड करने पे ये आ जाएगी 52854.55, इतना आ गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 52854.55, 52,854.55, और ये आएगी आपकी जूल पर मोल में आएगी, किस में आएगी, जूल पर मोल में, तो ये आ जाएगी आपकी जूल पर मोल में। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ध्यान देना, मैंने जो क्वेश्चन कराया इसमें तो लॉग बड़ा सिंपल था, पर जरूरी नहीं कहीं हमेशा आपको सिंपल लॉग ही मिले। यहाँ तो ठीक है, log 2, log 4, log 6 ऐसे आ जाएंगे, log 10, log 5 इनको तो देख लोगे, लेकिन log 2.312 ऐसा कुछ आ गया, कुछ और आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से लॉग एंटी लॉग देखना भी आना चाहिए, और आपको वहां पे बोर्ड में टेबल मांगना भी पड़ेगा, लॉग टेबल, अगर वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं। पर इस बार तो शायद खट ही गया है, तो शायद ना ही दे, इस बार तो चांस नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, अगला मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का ही है, वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मैं पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं बस वैसे लिख दे रहा हूँ। लॉग के इक्वल टू है 14.34 माइनस 1.25 इंटू में है 10 की पावर 4 और k बाय टी, ऐसे है ये। ठीक है, और वो कह रहा है इस, यानी एक रिएक्शन दे रखा है जो है, कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, डिकम्पोज करेगा, किसमें डिकम्पोज करेगा, वाटर में, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा।
अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो, तो बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए ये दे रखा है log k इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन अपॉन में टेम्परेचर। तो देखो इसको हम अरेनियस इक्वेशन से हम इससे हर चीज निकाल सकते हैं जो भी हम चाहें। तो अरेनियस इक्वेशन हम लिखेंगे, तो आप खुद ही लिखो अरेनियस इक्वेशन लिखो। तो अरेनियस इक्वेशन होती है log k इक्वल टू होता था क्या बेटा, log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन में क्या होता था 2.303 RT, यही होता था, ठीक है। तो हम यहां से कंपेयर करें तो देखो ये K कोई नई चीज नहीं है, K केल्विन है, ताकि टेम्परेचर की हम यूनिट डालें केल्विन और वो एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। तो ये एक्चुअली में ऐसे लिख सकते हो, इसको पूरे को अपॉन में T लिख सकते हो, तो ये पूरे को अपॉन में T लिख दो। और K तो यूनिट है, यूनिट मतलब क्योंकि नीचे टेम्परेचर की यूनिट आप केल्विन में डालोगे तो केल्विन से केल्विन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए दे रखा है। तो अब आप अगर कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर कर सकते हो दोनों इक्वेशन को, log a और ये। तो देखो log a किसके बराबर हो जाएगा, log a किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 14.34, ये आ गया। तो ये तो log a आया है। अगर अरेनियस कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, a इक्वल टू log इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग 14.34, एंटी लॉग 14.34, ये आ गया। अब एंटी लॉग अगर आप जब देखते थे तो एंटी लॉग देखने का एक तरीका होता था, डेसिमल के बाद पेयरिंग करते हैं और इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है, तो 0.34 की वैल्यू जीरो में देखोगे एंटी लॉग में। तो 0.34 की वैल्यू किसमें देखोगे, जीरो में देखोगे एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग में एक बार देख लेते हैं, मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद पेयरिंग की है, 0.34 आ गया और उसकी वैल्यू हमने जीरो में देखनी है। तो 0.34 की वैल्यू जीरो में 2188 है, तो 2188 आ गई है, ये वैल्यू है। और लॉग देखने के बाद जो डेसिमल आता है बेटा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2188। और लॉग देखने के एंटी लॉग देखने के बाद जो डेसिमल आता है, एंटी लॉग देखा है, लॉग इधर से इधर आया तो एंटी लॉग में बदल गया। यानी अगर ऐसे समझो log x इक्वल टू वाई होता है तो y इक्वल टू होगा एंटी लॉग y, log x इक्वल टू वाई होगा तो log x इक्वल टू वाई होगा तो x इक्वल टू एंटी लॉग y होगा, तो वही है। तो हमने डेसिमल एंटी लॉग देखा है तो डेसिमल लगाते हैं एक नॉन जीरो के बाद, यानी 2.188 लगेगा। तो आप कहोगे इसका हमने किया जो डेसिमल से पहले था, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर चला जाएगा, तो 10 की पावर हो जाएगा कितना, 14। तो ये अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो अगर वो आपसे पूछते हैं अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो हम अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन था, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है अरेनियस कांस्टेंट निकालने के लिए नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है वो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए दे रखा है। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी देखो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो इस पूरे को इससे कंपेयर कर लेंगे बेटा, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये अपॉन में कितना है 2.303 RT, यही है। आप चाहो तो टी को अलग भी कर दो, कोई बड़ी चीज नहीं है, टी को आप अलग करके भी कंपेयर कर सकते थे। इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन में आ जाएगा क्या बेटा आपका टी। तो टी से तो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये रहा। और आर की वैल्यू आप डाल दोगे, आर की वैल्यू होती है 8.314, यही है। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2.303 इंटू 8.314 ये आ जाएगा। और ये जो आएगा एक्टिवेशन एनर्जी होती है जूल पर मोल में, किसमें आती है, जूल पर मोल में। मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो, मैं मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ये वैल्यू है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314, तो ये आपका आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करने पे सारा आ जाएगा
23.933 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 2.3933 10 की पावर 5, कितने जूल पर मोल आपकी क्या आ जाएगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, अलग अलग टाइप के मैं कराता रह रहा हूँ, ठीक है। अगला भी देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मैं 3 4 5 क्वेश्चन इस पे करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि चैप्टर में हमारा कुछ छूटे ही नहीं। वो दे भी दें गलती से तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। हालांकि उस ऐसी कंडीशन में अटेम्प्ट करने वाले को नंबर मिलते हैं, भले उसने गलत अटेम्प्ट किया हो, ठीक है, चाहे उसे बिल्कुल नहीं आता हो, पर उसने कुछ अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर भी डाला है, तो भी क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। देखते हैं बेटा इसमें आगे एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। बैक एक्सरसाइज में एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा ये और समझने वाला है, ये थोड़ा थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम करते हैं इसको, समझ लेते हैं इसको, ये भी आसानी से हो जाएगा। तो एक उन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, क्वेश्चन थर्ड में दे रखा है k इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 4.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकेंड, और एक्सपोनेंट की पावर दे रखी है -2800 केल्विन बाय टेम्परेचर, ये दे रखा है। तो कह रहा है ये किसी हाइड्रोकार्बन का मान लो डिकम्पोजिशन हो रहा है, और उसके लिए ये अरेनियस इक्वेशन है, यानी कोई हाइड्रोकार्बन है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन या कैटालिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, और उसके लिए ये अरेनियस इक्वेशन है। तो कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। वैसे तो हम अरेनियस कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। तो देखो मैं सारी चीज बताता हूँ। हमने देखा था अरेनियस इक्वेशन थी k इक्वल टू क्या था, a e की पावर कितना था बेटा, माइनस ई अपॉन में क्या था, आर टी, यही आ रहा था। तो आप खुद ही देखो, ये जो चीज आएगी ये इसके इक्वल आ रही है, तो अरेनियस कांस्टेंट आपका आ जाएगा 4.5। कंपेयर ही करना है दोनों इक्वेशन को, ये जनरल इक्वेशन है, और जनरल इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना है। जो जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्मूला है, उसको आप गिवन फॉर्मूले से क्या करो, कंपेयर कर दो। अरेनियस कांस्टेंट आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकेंड, 4.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकेंड। तो ये अरेनियस कांस्टेंट आ गया। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है अरेनियस कांस्टेंट, ठीक है। अगली चीज, और पर सेकंड में आ रहा है बेटा, पर सेकंड में है, ध्यान देना, अरेनियस कांस्टेंट पर सेकंड में है, तो रेट कांस्टेंट भी पर सेकंड में होगा। अगर अरेनियस कांस्टेंट पर सेकंड में है तो रेट कांस्टेंट भी जो आएगा वो किस में आएगा, पर सेकंड में। और अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि अरेनियस कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी पर सेकंड आएगी, और अरेनियस कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। अब आती है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने की, तो इस पावर को इससे कंपेयर कर लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ई ए अपॉन में आर टी इक्वल टू क्या है, -2800 केल्विन बाय टी, यही है। केल्विन तो यूनिट है बेटा, कि भाई टेम्परेचर की ये यूनिट है के, उन्होंने दे दी है, उसे हमें लेने की जरूरत नहीं है। कंपेयर करो, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, आर। आर की वैल्यू डालोगे, आर कितना था, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता था, पर केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में आ जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 2800 मल्टीप्लाइड बाय 8.314, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई 23279.2 जूल पर मोल, जूल पर मोल। तो जूल पर मोल में ही होता है,
कई बार एक्टिवेशन एनर्जी वो किलो जूल पर मोल में देंगे, तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले आप उसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना। अगला आता है बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन एक देखते हैं इसमें ही। ये रहा। ठीक है, एग्जाम्पल ही है, फोर्थ क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं, लेकिन ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, द रेट कांस्टेंट of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 per second। यूनिट दे रखी है रेट कांस्टेंट की पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये ध्यान देना। एंड 0.07 पर सेकेंड, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट्स दे रखी है। कैलकुलेट, अब कह रहा है कैलकुलेट the values of activation energy and Arrhenius constant। एक्टिवेशन एनर्जी और Arrhenius कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कुछ डाटा आप समझो, 500 केल्विन आपका T1 टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है? T1 टेम्परेचर है। और 700 केल्विन आपका T2 टेम्परेचर है। ठीक है, तो 500 केल्विन T1 टेम्परेचर था, तो T1 टेम्परेचर 500 केल्विन था। तब रेट कांस्टेंट ये रहा, K1 था। कितना था? K1। तब रेट कांस्टेंट K1 था 0.02 पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड में आ रही है बेटा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो कहे या ना कहे, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर आए, पर यूनिट टाइम आए, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये K1 हो गया। फिर टेम्परेचर बदल दिया, T1 से T2 कर दिया, तो टेम्परेचर अब हो गया 700 केल्विन, ये T2 टेम्परेचर हो गया। तो T2 टेम्परेचर हमारा 700 केल्विन हो गया। कितना हो गया T2 टेम्परेचर? 700 केल्विन हो गया है। तो रेट कांस्टेंट बदल गया है, तो रेट कांस्टेंट हमारा हो गया है 0.07। तो रेट कांस्ट 0.07 पर सेकेंड आ जाएगा। ये है, तो रेट कांस्टेंट K1 से क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। यही है। तो कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी आप निकालो, फाइंड आउट करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है, हम वो फॉर्मूला लगाएंगे कि log K2 by K1, सॉल्यूशन कर रहे हैं, log K2 by K1 इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? इक्वल टू है एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। यही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एलसीएम लेके, कितना? T1 इंटू T2 और ऊपर आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यही है। तो आप इसमें वैल्यू डालते जाओ, सारी वैल्यू डालोगे। गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। यूनिट नहीं डालना, वैल्यू डालो। कितना हो जाएगा? 8.314। ये हो गया। K1 K2 की वैल्यू डाल रहे हैं, K2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.07 पर सेकेंड। K1 की वैल्यू डालोगे आप, कितनी आएगी बेटा? 0.02 पर सेकेंड। ठीक है, और T1 T2 की डालोगे, T2 700, T1 500, तो T1 500, T2 700, तो 700 माइनस 500 कितना आ जाएगा? 200। तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा। यही आ गया। इसमें भी पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा। और 7/2 जो होता है वो होता है बेटा आपका 3.5। कितना होता है? 3.5। तो 3.5 आ गया ये आपका, 3.5 लॉग में आ गया। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे, इसकी लॉग की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो लॉग की 3.5 की वैल्यू देखेंगे, तो टेबल में आपको देखना पड़ेगा वैल्यू।
निकाल लेते हैं लॉग टेबल। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज पे दी है, ठीक है। मैंने बताया था लॉग देखने के लिए, लॉग 3.5 देखने के लिए इसके आगे तो कुछ नहीं है, 0 लगा दिया। तो पेयरिंग करते हैं बेटा, तो इसे आगे से ही पेयरिंग करते हैं। तो ये 35 है और 35 की वैल्यू किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो लॉग में 35 की वैल्यू 0 में देखेंगे। लॉग में जो है वो 35 की वैल्यू किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो 35 की वैल्यू 0 में देखो, तो 35 की वैल्यू 0 में ये आ गई आपकी 5441। कितनी आ गई, 5441। तो ये आ गई आपकी 5441। और डेसिमल जो लगता है बेटा वो सबसे आगे लगता है, लॉग देखने के बाद डेसिमल सबसे आगे लगता है, तो ये डेसिमल लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5441 आ गई। अब तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है, तो आप अब मल्टीप्लाई करते जाओ, ये इधर ही लाओ। कितना हो जाएगा, 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 35, मल्टीप्लाइड बाय 35। तो ऐसे लिख दे रहे हैं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं 0.5441, इसको इधर ही ले आओ सारी वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3500 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये आपकी हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में आएगा, तो आप निकाल सकते हो जूल पर मोल में, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम देख लेते हैं बेटा, निकालते हैं। 0.5441 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 3500 और डिवाइडेड बाय हो गया 2। ये आपकी जो वैल्यू आ गई सारी सॉल्व करके, ये आ जाएगी 18231.42, ये आ गई। ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल गई है, और ये वैल्यू आएगी जूल पर मोल में। किसमें आएगी बेटा, जूल पर मोल में ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हमारी जूल पर मोल में आती है, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट भी दे रखा है, तो इसमें सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो अरेनियस कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अरेनियस कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम अरेनियस कांस्टेंट भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18230.8 जूल पर मोल। कोई नहीं, हमने भी किया है। इतना वेरिएशन आता है लॉग देखने में, कैलकुलेशन करने में, क्योंकि लॉग में वेरिएशन हल्का सा आता है तो उसकी वजह से आता है, लेकिन आंसर ये ठीक है, आप भी करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड इन्होंने बोला है अरेनियस कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अरेनियस कांस्टेंट निकालना है। अगर आपको अरेनियस कांस्टेंट निकालना है तो फिर आपको फिर से अब, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी तक निकालना ठीक था, अब अरेनियस कांस्टेंट अलग तरीके से निकलेगा। तो अरेनियस कांस्टेंट निकालने के लिए हम ऐसे निकालते हैं, हमने देखा था log k इक्वल टू होता था log a और माइनस EA अपॉन में क्या होता था 2.303 RT, यही तो होता था। ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था कि log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन में 2.303। के रेट कांस्टेंट, ए अरेनियस कांस्टेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, यही है। तो हम इसमें एक चीज देखते हैं बेटा, अरेनियस कांस्टेंट नहीं बदलता, टेम्परेचर T1 होगा तो रेट कांस्टेंट K1 होगा, ठीक है। टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट K2 होगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। अब इसमें बच्चे दो तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो log k इक्वल टू कितना है, log a माइनस EA अपॉन में कितना है 2.303 RT। जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है। तो देखो T1 टेम्परेचर डालना है आपको, तो T1 टेम्परेचर आपका जो है ना 500 केल्विन है, तो वो 500 केल्विन डलेगा, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। और K1 जो है, तो K1 आपका जो डलेगा वो 0.02 डलेगा, 0.02 डलेगा, ये है। तो इस तरीके से है, ठीक है। और अगर आप T2 डालना चाहते हो तो K2 डालोगे, तब टेम्परेचर T2 700 डलेगा केल्विन में,
और तब रेट कांस्टेंट डलेगा 0.07। तो आप किसी से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैल्यू डाल दो, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आई हुई है, कितनी आ जाएगी 1823.42, यही है। और आर की भी वैल्यू डाल दोगे तो आर की वैल्यू है 8.314, यही है। ठीक है, इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे और फिर लॉग ए आ जाएगा, फिर उसका एंटी लॉग देख लोगे, फिर उसका एंटी लॉग देख लोगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, कहोगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे, 18231.42 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 8.314, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये वैल्यू आ रही है 1.90435, ये आ जाएगी। ठीक है, और फिर आप इसका लॉग की वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, ये होगा लॉग 0.002 है, डायरेक्ट भी हो जाएगा ये। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। तो ये इसको हम दो बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log a यानी log 2 प्लस log 10⁻² इक्वल टू log a माइनस 1.90435। log 2 आपका है 0.3010, ये आगे आ जाएगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी, -2 रहेगा। log 10 1 होता है, तो ये -2 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको इधर ले आओ, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा 1.90435, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, आप इसको सॉल्व करोगे, देखो कैसे आएगा, देखते हैं बेटा। 1.90435 प्लस 0.3010 और -2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। पूरी सॉल्व करने पे आपकी आ रही है 0.20535, ये आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ सीधा, यानी log a इक्वल टू जो आ रहा है वो 0.20535 आ गया। हम डेसिमल के बाद से ही पेयरिंग करते हैं, तो डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट की जरूरत होती है, 5वें से कोई मतलब नहीं होता। तो 5th आप मत भी लिखो परफेक्शन में, क्योंकि डेसिमल के बाद पेयरिंग करोगे एंटी लॉग देखने के लिए, क्योंकि log a ये है, तो हमें पता है log a किसके बराबर है, 0.20535, 0.20535, तो लॉग उधर जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग में बेटा डेसिमल के बाद से पेयरिंग करते हैं, तो 0.20 की वैल्यू 5 में देखोगे और 3 में देखोगे, तो इस 5 से कोई मतलब नहीं है। राउंड ऑफ सीधा भी हटा सकते हो, राउंड ऑफ भी कर सकते हो। राउंड ऑफ करोगे इस समय तो वो भी हटाना ही है, वैसे तो इस समय राउंड ऑफ करोगे 5 हटा के तो यहाँ 4 लिख दोगे आप, लेकिन आप सीधा ही हटा दो। ठीक है, कोई आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कितना हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू आप देख लोगे, तो इसकी वैल्यू आप देखने के लिए देखो क्या है, 0.20 एंटी लॉग में देख ली है, तो एंटी लॉग में वैल्यू देखते हैं, a इक्वल टू 0.20 की वैल्यू देखेंगे, 0.20 की वैल्यू देखेंगे, 5 में देखेंगे बेटा, तो 0.20 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 5 में देखेंगे 1603 और 0.20 की वैल्यू फिर नेक्स्ट जो टेबल है उसके थर्ड में देखेंगे, नेक्स्ट जो टेबल है 0.20 की नेक्स्ट जो टेबल है, तो ये 4 हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो उस हिसाब से, और डेसिमल जो लगता है 1 के बाद लगता है, तो डेसिमल 1 के बाद लगता है, और मल्टीप्लाइड बाई 10 की जो आगे होता है पावर हो जाती है, तो आगे तो 0 है तो 10 की पावर 0 हो जाएगा। 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.604, तो 1.604 आपकी क्या आ गई,
अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अरेनियस भी जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं ना बेटा, मैं हर टाइप के करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइप के 4-5 करा रहा हूँ। मैं 4-5 जो भी क्वेश्चन कराए हर एक में वेरिएशन है, हर एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, सभी अरेनियस पे है, पर सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सब ऐसा नहीं किया कि एक ही फॉर्मूले पे मैंने 4-5 अलग टाइप के करा दिए, अलग अलग वैल्यू लेके। मैंने हर एक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, सब में अरेनियस का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अलग अलग फॉर्मूले लग रहे हैं, अलग अलग तरीका लग रहा है, इस हिसाब से कराया। अगला देखते हैं बेटा, तो अरेनियस की इन्होंने जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.61, इनकी आई है एनसीईआरटी वालों की, पर हमने लॉग देखा, हमें तो यही मिली तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, तो ये फोर्थ है। एक और एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो वो बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सॉरी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उसमें जो है सारे फॉर्मूले यूटिलाइज हो जाते हैं, उसमें सारे ही फॉर्मूले यूटिलाइज हो जाएंगे जो भी आपको फर्स्ट ऑर्डर के भी पता है और जो अरेनियस के पता है। तो वो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक है, देखते हैं बेटा ये सर क्वेश्चन नंबर बेटा मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे 4.29 है बैक एक्सरसाइज का 4.29। द टाइम पीरियड for 10% completion of a first order reaction पहले ही बोल दिया उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन है, is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin if the value of Arrhenius constant is 4 into 10 की power 10 per second. Calculate K at 318 Kelvin and activation energy, ये दे रखा है। तो आप समझो इस चीज को क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी पहले तो हमें यही पता चल गया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, वही सेम रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रहा है 308 केल्विन टेम्परेचर पे, और उसके लिए जो समय लग रहा है वो सेम है। यानी ध्यान देना, मान लो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं मैं आपको समझाने के लिए, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है, पर ये जो रिएक्शन हो रहा है इस समय T1 टेम्परेचर पे हो रहा है, 298 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो तो K1 होगा। कितना होगा भाई रेट कांस्टेंट? K1 होगा। तो 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा है, मान लो T1 है या T10 ले रहे हैं, 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम है वो ये 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम जो है वो T10 बोल रहे हैं। तो आपको पता है
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन दे रखा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप एक चीज ध्यान दोगे कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि T इक्वल होता है 2.303 अपॉन में K log R0 बाय R, यही होता है हमारा। तो T इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में K log R0 बाय R। T इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में K log R0 बाय R, यही है। तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहे जब टेम्परेचर 29 डिग्री और 29 केल्विन था तब 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा था वो बराबर था 25% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा था एट 308 केल्विन टेम्परेचर। तो पहले T10 निकालते हैं, कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। टेम्परेचर जब था 298 केल्विन तो रेट कांस्टेंट K1 था। तो ध्यान देना इस समय रेट कांस्टेंट K1 है, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो यहाँ पे K1 टेम्परेचर और K1 रेट कांस्टेंट डालेंगे। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो यहाँ पे K1 रेट कांस्टेंट डालेंगे। और कितने परसेंट रिएक्शन हो गया कंप्लीट? 10%। तो ये T10 हो गया। कितना हो गया? T10 हो गया, यही है। तो 10% रिएक्शन अगर कंप्लीट होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी वो 90% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। भाई 10% तो रिएक्शन हुआ है, तो 90% रिएक्टेंट तो अभी अनरिएक्टेड है। तो 90% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी 90/100 इंटू R0। तो ये 9 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 0.9, यही आ जाएगा। तो 0.9 आ गया। तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे हम, R की जगह डाल देंगे 0.9 इंटू R0, ये डाल दिया, ये वैल्यू हो गई। R0 से क्या कैंसिल हो जाएगा? R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 10। तो ये 10/9 आ गया। कितना आ गया? 10/9। इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। log 10/9 को लिख सकते हो log 10 माइनस log 9। log 10 तो 1 होता है और log 9 जो होता है बेटा वो 3 की पावर 3 होता है। तो 3 तो आगे आ जाएगा और log 3 की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी है 0.4771, ये होता है आपकी वैल्यू। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर दे रहा हूँ ताकि हमारा ये कैलकुलेशन हमारे पास रहे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता था और सबसे ज्यादा बार आया है, पर इस बार हट ही गया है ये, तो इस बार तो नहीं आएगा। पर आपको पता होना चाहिए, अरेनियस का टॉपिक पढ़ रहे हो तो। ये हो जाएगा 1.4313, माइनस में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाना है बेटा? ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी, ये लो, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, आपको अगर ये समझने में कोई दिक्कत है तो बहुत बड़ी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा था, तो टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन में के लॉग क्या होता था बेटा? लॉग R0/R होता था। क्या होता था? लॉग R0/R होता था। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होता था बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन होता था। तो R0 आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होती थी और R आपका क्या होता था? R आपका फाइनल का। कई बुक में इसको ऐसे लिख देते थे, A अपॉन में A-X, ऐसे भी लिख देते। कोई नहीं, आप ऐसे ही लिखो। ठीक है, तो अब जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था और 10% रिएक्शन कंप्लीट हुआ था, तो फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की थी वो क्या थी बेटा? 10% तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो 90% ऑफ इनिशियल, 90% ऑफ इनिशियल
यानी कितना था बेटा 90/100 था। कितना था 90/100 यानी 0.9 था। कितना था 0.9 था। ठीक है, और ये वैल्यू हम यहाँ डालते थे तो कितना था 0.9 log r0। यही था, r0 से r0 कैंसिल आ रहा था, हो रहा था। ठीक है, और ये आ जा रहा था log 10/9। चाहो तो आप 10/9 को सोल्व करके उसकी log की वैल्यू ही देख लो। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट ना 10/9 को डिवाइड कर दो, आप उसकी वैल्यू देख लो। ठीक है, वैसे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि log 10 माइनस log 9। एक मिनट हाँ, और हमने यहाँ पे 3 की पावर 3 कर दिया था, वो गलती कर दी। 3 की पावर 2 रहेगा। ठीक है, 3 की पावर क्या रहेगा 2 रहेगा। तो कोई नहीं, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो आप ऐसे भी देखो, दोनों ही तरीके मैं बता देता हूँ। आप डिवाइड करोगे 10/9 तो ये वैल्यू आती है 1.111। ऐसे आप इसका लॉग देखोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो आप, और लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। log 10/9 को हम लिख सकते हैं, हमारे पास तरीका होता है क्या, log 10 माइनस log 9, ये हो जाएगा आपका log 10 माइनस log 9। ठीक है, log 10 तो 1 ही होता है, और log 9 जो होता है वो 9 क्या होगा 3 की पावर 2। ठीक है, वो मैंने 3 की पावर 3 ले लिया, ध्यान नहीं दी। तो 3 की पावर 2 था, तो 2 तो आगे आ जाएगा, और log 3 आपको पता है कितना होता है 0.4771। तो यहाँ से ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं कर ही लेता हूँ वैल्यू कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन है इसमें। ये हो जाएगा 2 इंटू 0.4771। ठीक है, और ये है -1। तो वैल्यू ये आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ रही है 0.0458। इसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाइड बाय 2.30303। ये वैल्यू पूरी जो आ जा रही है वो आ जा रही है 0.10548। ये आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, सेम अब करेंगे, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। log 10 इक्वल टू t 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ये समय लगा है। T10 इक्वल आया हमारा 0.10548 अपॉन में K1 है, अपॉन में K1 है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर बदल दिया, T2 टेम्परेचर कर दिया बेटा। और T2 टेम्परेचर जो है वो हमारा है 308, यानी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 10 डिग्री सेल्सियस वही 10 केल्विन बढ़ गया है। 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करे। T2 पे क्या रेट कांस्टेंट K1 ही रहेगा? नहीं बेटा, तब रेट, रिएक्शन तो सेम है, रेट कांस्टेंट अब K2 हो जाएगा। और अब अलग टेम्परेचर में रिएक्शन वही है, रिएक्शन हमारा वही है, पर टेम्परेचर अलग हो गया, रेट कांस्टेंट बदल गया। अब इस टेम्परेचर पे 25% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लगेगा, वो पहले वाला जो 10% रिएक्शन कंप्लीट हुआ था, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पे 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा था, और 308 केल्विन टेम्परेचर पे 25% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा है वो सेम है, बराबर है। यानी अगर टेम्परेचर रिएक्शन का 298 केल्विन टेम्परेचर है, तब 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, वो जब वही रिएक्शन 308 केल्विन टेम्परेचर पे होगा और 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, वो दोनों समय बराबर है। यानी 10 जो समय लग रहा है 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में 298 केल्विन टेम्परेचर पे, वो बराबर है 25% समय, जो समय लग रहा है 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना 308 केल्विन टेम्परेचर पे। यानी जो समय लग रहा है 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे, वो समय बराबर है जो समय लग रहा है 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में एट 308 केल्विन टेम्परेचर। फिर से देखते हैं, फिर वही फर्स्ट ऑर्डर है। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना है हमारा K log R0/R था, यही है। मैंने बताया कई बुक में ऐसे लिख देते हैं
a अपॉन में a माइनस एक्स लिखते हैं, वो थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए लेंगे, आप यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हमने देखा अब इसमें नया रेट कांस्टेंट कितना है, K2 है। अब कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, 25%, तो T25 हो गया। अब जो अगर 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी, अगर 25% रिएक्शन कंप्लीट ही हो गया तो 75% ही बचेगा, तो 75% ऑफ इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 75% ऑफ इनिशियल, क्योंकि 25% तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो 75/100 है, यानी कितना है 3/4 है, कितना है 3/4 है। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 3/4 R0, ठीक है। R0 से R0 कैंसिल ही हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/3। फिर वही अलग अलग करके कर लो या इसकी वैल्यू सोल्व करके कर लो। अब देखो फिर वही दो तरीके हैं, अब फिर से वही दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है 4/3 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को डिवाइड कर दो 3 से, तो ये 4/3 था, तो ये 1.3333, इसकी वैल्यू देख लो लॉग में, या आप 4/3 की डायरेक्ट भी देख सकते हो, आपको तो पता ही है कैसे कर सकते हैं बेटा, log 4 माइनस log 3। log 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, log 3 कितना होता है 0.4771, और ये 2 आगे आ जाएगा। log 2 की वैल्यू जो थी वो होती थी हमारी कितनी 0.3010, तो ये वैल्यू आती थी आपकी 0.6020, तो 0.6020, ठीक है। मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, सॉल्व कर लेते हैं हमारा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2 नहीं, पहले ये कर लेते हैं 0.6020 माइनस 0.4771 मल्टीप्लाइड बाय 2.303, ये वैल्यू ये आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पे सारा 0.28764, ये आ गया। तो ये जो समय लगा था 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में और 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में, 10% रिएक्शन T1 टेम्परेचर पे कंप्लीट हो रहा था 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है कितने पे T2 टेम्परेचर 308 केल्विन टेम्परेचर पे कंप्लीट हो रहा है किसी रिएक्शन का। तो दोनों के लिए कह रहे हैं समय सेम लग रहा है, 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लगा है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, उतना ही समय लगा है 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना 308 केल्विन टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या है T10 इक्वल टू क्या है T25 है। कुल मिला के बात यह है कि T10 इक्वल टू क्या है T25 है, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो T25 में क्या लिख देंगे बेटा, ये T10 के बराबर ही है टाइम में, और T10 की वैल्यू डाल देंगे, T10 की वैल्यू ये रही, तो T10 की आप यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर दो, कितनी है ये वैल्यू 0.10548 बाय K1, ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये K2 बाय K1 आ जाएगा, K2 बाय K1 कितना आ जाएगा 0.28764 अपॉन में आ जाए 0.10548, ये आ गया। K2 बाय K1 निकालना था, इन्होंने डायरेक्ट दे नहीं रखा था, यही थोड़ा इस क्वेश्चन में जो है टेक्निकली जो है इंटरेस्टिंग चीज थी, और ये बड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो सारे अरेनियस के फॉर्मूले लग रहे हैं, थोड़ा लंबा पड़ रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, मुझे तो आता है, मैं एक झटके में कर सकता हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मुझे आता है तो भी ऐसा नहीं है कि जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि बेटा ठीक है आता है तो कैलकुलेशन तो अपना समय लेगी ना, कैलकुलेशन तो कोई फास्ट स्लो नहीं कर सकता ना, ज्यादा कैलकुलेशन